मौजूदा समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈ ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਆਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਿਲਜਾ ਮੈਡਾ ਕਲਾਸ ਕਾਰਵੇ जी हाँ मिलजा मैडा क्लास कारवेट ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੁਰਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ PNS ਬਾਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਨੂੰ 2022 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਆਖਰੀ PNS ਤਾਰਿਕ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ इन्हां कारवेट ਨੂੰ कई तरह के मिशनस के लिए डिजाइन किया गया है खास तौर पर भारत के खिलाफ जिस दे विच पनडुब्बी वाली जंग नेवी वाली जंग मैदानी जंग हवाई जंग भी शामिल तो जिक्र होया मैं अगे वधदे तो हुण तुहानूं दिखाना है कि टैंकर भी बनाए जा रहे हैं पाकिस्तानी नेवी के लिए जिहड़ा कराची है वह बिल्कुल इंडियन नेवी के टारगेट के उत्ते रहिंदा है तो उत्थे किस तरीके नाल तुर्की प्रोटैक्शन दे रहा पाकिस्तानी नेवी के लिए टैंकर का बनाउण दा काम टैंकर निर्माण का काम तुर्की ने पाकिस्तानी नेवी के लिए टैंकर की भी निर्माण किया है क्री की फर्म STM तुर्की की फर्म है STM ने जनवरी 2013 के एक बेड़े के टैंकर को डिजाइन करने और बनाने पाकिस्तान की बहुत मदद की $80 मिलियन अमेरिकी का करार किया STM ने कराची शिपयार्ड के जहाज़ के निर्माण के लिए जहाज़ का डिजाइन उपकरण सिस्टम और समग्री मुहैया करवाई PNS मोविन नाम के इस टैंकर 2016 के लॉन्च किया गया जिसनों 2018 के कमीशन कर दिता गया पाकिस्तानी नेवी के मैं पहला दसिया कि कराची वाले पासे और कराची गुजरात वाले पासे भारत का बॉर्डर तो उत्थे यह तुर्की दे वल्लों दिता गया बेड़ा या फिर जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के वल्लों तैनात किए गए उधर पाकिस्तानी पनडुब्बियां का अपग्रेडेशन जी हाँ पाकिस्तानी पनडुब्बियां किसी काम दियां नहीं ने ते तुर्की दे वल्लों इसनूं अपग्रेड करवाया जा रहा है तुर्की दे सरकारी मालकाना वाली रखिया ठेकेदार कंपनी है सावू नवा टेक्नोलॉजी लेरी मुहेडिसलिक वे टिकारेट AST इसनूं कहा जाता है AST ने 3 अगोस्टा 90D क्लास और खालिद क्लास डीजल इलैक्ट्रिकल अटैक पनडुब्बियां दे विचों दूजी दे मिड लाइफ अपग्रेड के लिए एक करार किया है जो मौजूदा समय के पाकिस्तानी नेवी के नाल काम भी कर रहे हैं PNS खालिद की तरह दूजी अगोस्टा 90B पनडुब्बियां नूं कराची दे विच कराची शिपयार्ड अते इंजीनियरिंग वर्क्स दे विच अपग्रेड किया जा रहा है आधुनिकीकरण दे विच पनडुब्बी दे पूरे सोनार सूट पेरिस्कोप सिस्टम कमांड कंट्रोल सिस्टम रडार अते इलैक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम नूं बदलना शामिल होवेगा एक कंप्लीटली तुर्की की मदद के नाल ही पाकिस्तान कर रहा हुण अगे वधना तो गल होगी हैलीकॉप्टर की T129 A-Tech हैलीकॉप्टर यह भी तुर्की ने पाकिस्तान नूं T129 A-Tech अटैक हैलीकॉप्टर भी इसनूं कहा जाता है बेचिया है जुलाई 2018 के पाकिस्तान और तुर्की ने T129 अटैक हैलीकॉप्टर की विक्री के उत्ते समझौता किया दस्तखत किए इस हैलीकॉप्टर नूं तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी TAI ने बढ़ाया है इस डील की इजाजत दी गई तो जे इसकी लागत की गल करिए तो $1.5 बिलियन है यानी कि करीब करीब मैं इंडियन पैसों के कन्वर्ट करा तो 13,000 करोड़ रुपए इन्होंने हैलीकॉप्टर्स को 5 सालों के अंदर पाकिस्तान को डिलीवर किया जाना सी हालांकि अमेरिका तो LH टेक इंजन के लिए मंजूरी नहीं मिली इस करके यह हैलीकॉप्टरों की डिलीवरी फिलहाल रुकी हुई है हुण अगे तुहानूं दसदे हां कि जेकर आर्मी आमो सामने होंदी है फिर की हुंदा है जे आर्मी आमो सामने होंदी है इंडिया पाकिस्तान की तो उत्थे सानू अल्ताए मुख जंगी टैंक तुर्की वाले नजर आ सकते हैं तुर्की के वल्लों डिजाइन किए गए अल्ताए मुख जंगी टैंक पाकिस्तान उस दे विच इंटरस्टिड है कुछ रिपोर्ट्स तो पता लग्या कि पाकिस्तान का रखिया उद्योग अपने अल खालिद टैंकों के लिए टैंक की तीजी पीढ़ी की थर्मल इमेजिंग साइट प्राप्त करने के उत्ते काम कर रहा है ਜਦੋਂ कि अल्ताए ਨੂੰ खरीदਣ ਦੇ ਵਿੱਚ पाकिस्तान का इंटरस्ट ਜ਼ਬਰਦਸਤ नज़र आ रहा है इन्हों की जी डील हो रही है तुर्की के नाल उन्हों दे विच एक टैंक भी शामिल और यह भी उम्मीद है कि 2025 के आखिर तक इसकी डिलीवरी भी शुरू हो सकती है तुर्की पाकिस्तान को देना शुरू कर सकता है हुण अगे वधना तो गल होगी TAI-TF कान फाइटर जैट की पाकिस्तान तुर्की के TAI उत्थे दी कंपनी है TF कान फाइटर जैट के इस प्रोजैक्ट के हिस्सेदार है तुर्की
ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਇਹ 5ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਰਡਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਡਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸਤਾਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਇਹ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ UAV ਹੈ, ਡਰੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਆਡ ਕਟਰ TB2 ਹਥਿਆਰਬੰਦ UAV। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਯਾਨੀ SIPRI ਦੇ ਵਪਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ 3 ਬਾਇਰ ਕਟਾਰ TB2 ਹਥਿਆਰਬੰਦ UAV ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। 2022 ਚ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਡਰੋਨ ਭੇਜੇ ਔਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੀਫਿਲੂਏਸ਼ਨ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਖੂਬ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, F-16 ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ F-16 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ $75 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 41 PAF F-16 ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੀਓਨਿਕਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਉਪਕਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ 4 ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ F-16 ਫਾਈਟਿੰਗ ਫਾਲਕਨ ਜੈਟ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਤੰਬਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ F-16 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਰੋਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਟਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਤੁਰਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਖੈਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੇ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੇਕ ਮਾਈ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਇਕਸੀਗੋ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਈਟ ਬੁਕਿੰਗ, ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਕਸੀਗੋ ਤੇ ਮੇਕ ਮਾਈ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਬੁਕਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਲਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਸੀਗੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ, ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਕ ਮਾਈ ਟ੍ਰਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕਸੀਗੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਟਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਕ ਮਾਈ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਇਕਸੀਗੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ कि असी इत्थे दी बुकिंग हो नहीं कर। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमने तुर्की की बहुत मदद करी थी जब वहाँ भूकंप आया था, और यहाँ तक कि हमने अपने डॉक्टर्स, मेडिकल स्क्वाड और यहाँ की डॉग स्क्वाड भी, और वहाँ की जनता ने हमें चीयर करा था। तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि तुर्की जो ऑपरेशन दोस्त था हमारा, जब हमने ये करा तो वो ऐसा कदम उठाएगा और मतलब हमारे दुश्मन के साथ मिलके सारा काम करेगा। तो इसलिए जो ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है और बाकी जो ट्रैवल एसोसिएशन हैं, बड़े बड़े जो टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स हैं, सब ने तुर्की का और अज़रबैजान का
क्योंकि अजरबैजान ने भी इनको ओपनली सपोर्ट करा है। तो इन दोनों का बाइकआउट करा है और हम इंडियन चेंबर की तरफ से इन सारी एसोसिएशंस के साथ हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन दोनों कंट्रीज़ के खिलाफ एडवाइजरी इशू करनी चाहिए। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸੀਗੋ ਤੇ ਮੇਕ ਮਾਈ ਟ੍ਰਿਪਸ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਐਕਸੀਗੋ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਏਗਾ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਇਹ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.25 ਲੱਖ ਸੀ, ਪਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਰੀਬ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਜੀ ਹਾਂ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। 2500 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ 2500 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,500 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो जो मैं पहला जिक्र किया कि ਜਿਹੜੇ पाकिस्तान ने एक डील की तुर्की ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ $1.5 बिलियन ਦੀ ਹੈ, यानी ਉਹ भी करीब 12,500 करोड़ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। यानी ਉਹ ਹਥਿਆਰ 12,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਸੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸੈਲਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦਾ ਵੀ। ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਚ 5,000 ਸੈਲਾਨੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ 2024 ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦਾ ਵੀ। ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 2636 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਕੋਈ ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 2636 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3000 ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1500 ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਆਯਾਤ ਹੈ 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਰਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ। 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 4.5% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 6.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਔਰ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ 10-10.5% ਹੈ। ਔਰ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, 2024-25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 8.4% ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ 2023, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਰੀਬ 9-9.5% ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਟੋਟਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2024-25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਵਪਾਰ ਹੈ 8-8.5% ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਪਾਰ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਆਟੋ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਫਾਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੁਰਕੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਮਰਮਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਮਰਮਰ, ਸੇਬ, ਸੋਨਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸੀਮੈਂਟ, ਕੈਮੀਕਲ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਬ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਮਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਗਮਰਮਰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ कि दुश्मन देश पाकिस्तान का साथ देने की वजह से तुर्की के जो प्रोडक्ट हैं उसका भारत में बहिष्कार हो रहा है। खास करके जो मार्बल का आयात किया जाता है, यहां पर जो व्यापारी हैं दिल्ली के राजा गार्डन में, ये देखिए कि मार्बल का नुकसान कर रहे हैं, मार्बल तोड़ रहे हैं। और ये तोड़ने के पीछे की एक वजह यह है कि इसके जरिए अपना वो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जो तुर्की से मार्बल आयात होता है अब वो आयात नहीं करेंगे। आपने अपना मार्बल भी तोड़ दिया। हम हमारे जब देश की बात आएगी तो सारा देशवासी एकजुट होकर खड़ा है हमारे देश के साथ में। और तुर्की ने जो घृण्य काम किया है, जो पाक आतंकवादी समर्थित प्रदेश पाकिस्तान को जो सहायता दी है, हम पूरा रोष करेंगे और उसकी अर्थव्यवस्था को चरमराने के लिए मजबूर कर देंगे। हम तुर्की से जो हमारा 2 से 2.5 करोड़ का सालाना 10 लाख मीट्रिक टन पत्थर आ रहा है, हम उससे नहीं लाएंगे और हम पूरा यूरोप की ओर ट्रांसफर करेंगे उसको। अच्छा, ये बताइए कि आपका तो बहुत बड़ा कारोबार है मार्बल का यहाँ पे दिल्ली के राजा गार्डन में। ये जो तोड़ा है ये तुर्की का है? हाँ, ये तुर्की का है। मुला एक जगह है, मुला के अंदर और करामान के अंदर जो पत्थर ज्यादातर हमारा वहीं से आता है तुर्की के अंदर में, वो पत्थर तोड़ा। ये मुला का पत्थर है। हम पूरे तुर्की का बहिष्कार करते हैं। दुश्मन देश ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਏਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦਾ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੰਬਾਕੂ, ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਅਨਾਜ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦਕਿ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮੀਕਲ, ਲੈਦਰ ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉੱਥੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੈਰ, ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਾਈਕਾਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਉਹ 150 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਸੀ ਗੋਇਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਨਯਨ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਣਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਰਸੀ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਦੋਂ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ अनऑफिशियल बाइकॉट हो जाता है, क्योंकि सरकार आमतौर पर बाइकॉट वाले ऑफिशियल बयान जारी नहीं करते। देखिए, मैं तो थोड़ा हिंदी में बोलूंगा, जी जी, कोई बोल नहीं पाता हूँ, समझ रहा हूँ थोड़ा बहुत जी। देखिए, एक जनता का रोष है, ये जो पीपल्स प्रोटेस्ट है। देखिए, वहां की जो आर्थिक स्थिति को बहुत हद तक भारत की जनता ने सुदृढ़ किया है। जैसे अभी आपने बताया कि किस तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री से लेकर हमारे व्यापारियों का जो है व्यापार बढ़ते रहा है और उस व्यापार के चलते उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है जी। नहीं तो वहां की आर्थिक स्थिति बीच में और ज्यादा ही गड़बड़ हो गई थी। इर्दोगन के सरकार के पहले भी या बाद में भी वो बहुत ही अच्छी स्थिति लग रहा था कि वो कोलैप्स नहीं कर जाए वह देश। लेकिन दुर्भाग्य से कहिए या सौभाग्य से, जो भी कह लीजिए, तरक्की बढ़ते चला गया। और अभी आपने जैसा दिखाया, लोगों का रोज संगमरमर से लेकर टूरिज्म पर था और करीब करीब 250% माने जा रहे हैं कि कैंसिल कर दिए गए हैं बुकिंग्स को, और साथ साथ करीब करीब 60% बुकिंग्स कम हो गई है। तो कई अभी ये तो आंकड़े आ रहे हैं, कुछ कंपनियां बता रही हैं। तो इन आंकड़ों से और साथ साथ कभी जो हमें किसी ने बताया कि सरकारी अनुबंध भी जो एयरपोर्ट पे था उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। अभी कहाँ तक सच्चाई है अभी तो मैंने ऑर्डर देखा नहीं है, लेकिन हो सकता हो। तो इस सरकार और जनता दोनों में रोष है। जिस तरह का एक दोहरा व्यक्तित्व एर्दोगान का तो है ही, उस व्यक्तित्व को उसने इस बार के युद्ध में दर्शाया है। और एक कभी माना जाता था कि तुर्की जो है एक बड़ा ही विकसित, जो कोल्ड वॉर के समय में, शीत युद्ध के समय में
एक मॉडर्न स्टेट हुआ करता था, एक मॉडर्न देश हुआ करता था, और वो बाकी इस्लामिक देशों से थोड़ा अलग उसे समझा जाता था। जी। लेकिन उत्तरोत्तर आप पा रहे हैं कि एक अलग बात है कि यूरोप के परिभाषा में हमेशा से एक तुर्की ने एक समस्या ही खड़ी की है, अब वो एशिया में है कि यूरोप में है, इस पर हमेशा से एक जटिलता पैदा उसने करते रहा। लेकिन जो पिछले इर्दोगान के समय से, इर्दोगान का जो सैन्य जो कू हुआ उनका, उसके बाद के इर्दोगान एक बदले हुए व्यक्तित्व नजर आया, जो फंडामेंटलिस्ट सबके साथ भी वो काफी हद तक साठगांठ हो करते रहे, हॉबनॉबिंग करते रहे, साथ साथ वो पाश्चात्य देशों के साथ भी जाते रहे, और हमने भी उनको अपने तरफ से इज्जत ही नवाजा, उनको यहाँ पर डॉक्टरेट की डिग्री भी दी गई जामिया मिलिया इस्लामिया में। तो हमने तो उन्हें एक तरह से अपना मित्र ही मानने का प्रयास किया, और हमारे प्रधानमंत्री भी उनके साथ अच्छा संबंध रखे। साइड मीटिंग जब होती थी बड़ी बड़ी मल्टीलैटरल, उसमें भी हमने बात की, व्यापार बढ़ाने की भी बात की, हर तरह से जो एक पॉजिटिव कार्रवाई की जा सकती थी वो हमने करने की कोशिश की उनके साथ। लेकिन देखिए जो उनका चरित्र था, जो और खास करके जो हमेशा से जो उनका तुर्की का चरित्र रहा, तर्कीय कह ले, तो वो नजर आ गया। और देखिए ये तुर्की करके कोई देश था ही नहीं, पाकिस्तान की तरह यह भी एक आर्टिफिशियल कंट्री है, और इस आर्टिफिशियल कंट्री का अपना हो सकता है उल्टी गिनती शुरू हो जाए, हर कोई उनसे नाराज है। आज सबको हमेशा से द्विभाषीय बात करते हैं, अपने पड़ोसियों से भी, अपने इस्लामिक देशों से भी, हर के साथ उनका एक अलग सा व्यवहार होता है। बोलते कुछ है, कुछ दिन बाद जैसे पाकिस्तान करता है, और कुछ हद तक उनका मित्र अमेरिका भी करता है। तो ये सब अपने चरित्र को उजागर कर रहे हैं। जी, मैं कहता ठीक ठीक है। मैं सर आपके पास वापस आ रहा हूं। गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोयल जी, होपफुली मेरी आवाज ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंच रही होगी। ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ? ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखो, तुर्की आज के दिन इकोनॉमिकली एक फेल्ड कंट्री है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। आज से 10 साल पहले लीरा की जो कीमत थी वो 30 रुपए थी, आज वो 2 रुपए है। तो लेकिन जब एक आदमी हर फ्रंट पे फेल हो जाता है तो वो मजहबी नारा लगाता है। मुझे लगता है वो पाकिस्तान के साथ मजहब का एक लीडर बनने के कारण साथ देता है, और कोई इकोनॉमिकली कोई रीजन नहीं लगता। हम जो उससे इंपोर्ट करते हैं, देखो सेब इंपोर्ट करते हैं जो मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, मार्बल इंपोर्ट करते हैं। मार्बल इंडिया में जितना इंपोर्ट होता है 70% तुर्की से होता है। कालीन वहां से इंपोर्ट करते हैं। तो जो भी चीज हमारे 3 लाख के करीब वहां सैलानी जाते हैं, तो जो भी हम वहां से एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का काम करते हैं, जो बहुत जरूरत है। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि वहाँ इन्फ्लेशन रेट 80% के करीब है और इंटरेस्ट रेट 50% है। जो हमारे 5-4% है, वहाँ 50% के करीब इंटरेस्ट रेट है। प्रैक्टिकली तुर्की एक फेल्ड कंट्री है। लेकिन अब अर्दवान के सामने मुश्किल यह है कि वो लोगों को कैसे यूनाइट करे। अब लोगों को यूनाइट, वो एक मजहबी नारा दे के मैं पाकिस्तान का साथ दे रहा हूँ, और वो एक मुस्लिम कंट्रीज है, 58 मुस्लिम कंट्रीज है, 2 ही कंट्री उसके साथ आए हैं, अजरबैजान और तुर्की, बाकी कोई कंट्री उसके साथ नहीं आया। हो सकता है जैसे 3 ग्रुप आजकल बने हुए हैं, एक ईरान शिया वाला है, एक ये सऊदी अरबिया है सुन्नी का, तीसरा ग्रुप ये अपना बनाता हो। अदरवाइज कोई ऐसा रीजन नहीं लगता कि इसने पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। देता है तो अपने पर्सनल रीजन हो सकते हैं कि लोगों को धर्म के नाम पे इकट्ठा कर लो। हम तो इसको साथ देते रहे हैं। वहां पर अर्थक्वेक आया था तब भी हमने साथ दिया था, और वहां पर दवाइयां भी भेजी थी पहले, वो एक बीमारी जो आई थी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेन चीज यही है कि ये हमारे खिलाफ क्यों जाता है, उसका रीजन यही है कि वो इकोनॉमिक तौर पे एक फेल्ड कंट्री है। रही बात मुस्लिम कंट्रीज की, आपको ये सुन के भी हैरानी होगी कि 90-95% मुस्लिम रहते हैं वहाँ, लेकिन बुर्का बैन है। वहाँ के लोग बुर्का नहीं पहन सकते। आप जाओगे तो अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये मुस्लिम कंट्रीज है। वो प्योरियन यूरोपियन कल्चर में जो है वो कंट्रीज अपने आप को रंग डाला हुआ है,
और ऐसे लगते हैं कि ये बच्चे और वहां के जो लोग हैं वो सारे यूरोपियन है, मुस्लिम लगते ही नहीं है देखने से। लेकिन अब मुस्लिम है, उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं सर, देखिए पाकिस्तान का जो उसने साथ दिया है, ऑलरेडी फेल कंट्री है, लेकिन लोगों के जहन में ये भी सवाल होगा, फेल्ड कंट्री, जी जी, लोगों के जहन में सवाल होगा कि ये किस तरह से इंपैक्ट करेगा। अब इंडिया बहुत बड़ा देश है, हम समझते हैं, और डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर लोग अपना नया घर बना रहे हैं। मतलब अगर मैं स्पेसिफिकली संगमरमर के ऊपर ही फोकस कर लूं, और अगर 70% का मतलब है कि ये तो हजारों करोड़ का बिजनेस होगा तुर्की के साथ, ये तो बहुत बड़ा 2-2.5 करोड़ का बिजनेस। मैं यही कह रहा हूँ, जो चीजें हम यूज करते हैं, जैसे सैलानी जाते हैं, हॉस्पिटेबिलिटी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है और गरीब आदमी को देती है। अगर वो 3 लाख से फिगर 1.5 लाख भी रह जाती है तो बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगी। सेब जो है वो फार्मर का इशू है, फार्मर की इनकम जाएगी तो वो भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। बिल्कुल। और कालीन, वहां से कालीन का मतलब टेक्सटाइल भी वहां से आता है, फर्नीचर भी आता है, ज्यादा वहां कालीन आता है। अब ये सारी की सारी चीजें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। तो टोटल अगर हम लोग बायकाट करेंगे तो 10-12 हजार करोड़ का इफेक्ट पड़ जाएगा, कालीन मिला के, सेब मिला के। अब हमारे तो जो हिमाचल प्रदेश का जो आपने एक अच्छा जो सेब है, उसका इलाका मेरे अब नाम याद नहीं आता, किन्नौर, उसके मुकाबले का बहुत अच्छा सेब है तुर्की का। हिमाचल से किन्नौर का सेब सबसे अच्छा माना जाता है, और तुर्की का सेब उसके बराबर का सेब है। तो हमारे तो हिमाचल वालों की लॉटरी खुल जाएगी, वो सेब हमारे जो लोगों का, किसानों को जो है इनकम उनकी बढ़ जाएगी अगर हमारा वहां से बंद हो गया। लेकिन ये लोग ही बंद कर सकते हैं। ये सारी चीजें करने से इकोनॉमिकली और इफेक्ट पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर तुर्की में फर्क पड़ेगा। और हो सकता है कि तुर्की आने वाले देश, अर्दवान को 20 साल हो गए, 20 साल में एक फ्रंट पे जब आदमी फेल हो जाता है, अपने आप को कुर्सी सलाम रखने के लिए कोई न कोई नारा देना पड़ता है। अब वो नारा यही है कि मैं पाकिस्तान, क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री है, मैं उसका साथ दे रहा हूँ, इसलिए साथ देता है। उसको भी पता है कि मैं नुकसान कर रहा हूँ, लोगों का भी नुकसान होगा और देश का भी नुकसान होगा, उसके बावजूद भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है। इसका मतलब वो लोगों को मजबूरी रंग में डाल के वोट लेना चाह रहा है, और कोई उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं। मैं एक्चुअली इसी बात पर आ रहा था कि बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि अब पाकिस्तान भी फाइनेंशियली कोई बहुत सक्सेसफुल है आज के समय में, वो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान भी टेक्निकली देखें तो तुर्की से हो सकता है थोड़ा सा कम फेल हो, है तो फेल ही। मैं एक बार डॉक्टर राजीव का रुख कर लूं, मैं गोयल साहब आपके पास वापस आऊंगा। डॉक्टर राजीव, लोगों के जहन में यह सवाल होगा कि क्या केवल धर्म के आधार पर ही तुर्की पाकिस्तान की मदद कर रहा है, या इसके पीछे कोई और मंशा है? या मैं एक और चीज कहूं कि इन दोनों के मिलाने के लिए कोई और तीसरा प्लेयर है, वो चाइना है, अमेरिका है, हमें नहीं पता। क्या ऐसे भी कोई सिचुएशन है कि कुछ देश डायरेक्टली मदद पाकिस्तान को ओपनली नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने तुर्की को एक मोहरा बना लिया, वो तुर्की को सपोर्ट कर रहे हैं, तुर्की के जरिए पाकिस्तान को सपोर्ट की जा रही है? क्या ये भी सिनेरियो है? नहीं, देखिए, तुर्की अपने आप में क्लेवर देन हाफ उनका अप्रोच हमेशा से रहा है। वो दोनों तरफ से हमेशा खेलते रहे हैं। कभी इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भी मिल जाते हैं, कभी वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी मिलते हैं, दोनों को ठगते हैं। तो इसके लिए किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में इस तरह की धूर्तता भरी कार्य करने में माहिर है, और वो चाह रहे होंगे कि हाँ चलो भारत को हम थोड़ा सा चेक करें। अब इधर देखिए, भारत ने उनके तरफ बड़ा ही सकारात्मक रुख अपनाया था, लेकिन उनका बड़ा ही अजीब सा उनका हमेशा से व्यक्तित्व रहा है तुर्की का, और विशेष करके एर्दोगान का। देखिए, जिसके व्यक्ति के खिलाफ मिलिट्री कू होता है और जिसके साथ जनता आती है उतर कर, जो वहां की प्रगतिशील जनता आती है, और वही व्यक्ति उन्हीं फंडामेंटलिस्ट के साथ मिल जाता है और साथ साथ आर्मी के साथ मिलकर ज्यादतियां करता है। तो वो उनका तो एक व्यक्तित्व है, तो इसलिए उस व्यक्तित्व में उनको बहुत दूसरे लोगों की आवश्यकता नहीं है। अब उन्हें लगा होगा कि मैं जरा इंडिया को और पाकिस्तान को थोड़ा बैलेंस, आजकल जो बैलेंसिंग का एक बीमारी हो गई है ना बहुत लोगों में, कि थोड़ा हम बैलेंसिंग कर लेंगे, हम वहां से भी मक्खन खाएंगे और वहां से भी रोटी खाएंगे, ये दोनों उनका होगा। लेकिन आपने सही बात कहा कि अब तक पाकिस्तान की खुद की स्थिति तो इतनी खराब है, वह उन्होंने एक बड़ा ही गलत उन्होंने अपना चयन किया, उन्होंने बड़ा ही गलत निर्णय लिया। भारत जैसा जो अभी विश्व का सबसे चौथा समृद्धशाली देश है और जल्दी ही तीसरा बनने जा रहा है,
उससे उन्होंने अब एक थोड़ा सा झंझट मोल ले लिया, और हमने तो अभी शुरुआती अब रिएक्शन शो करके बताया कि हम क्या कर सकते हैं। और मेरे एक और सवाल है सर, मेरा एक और सवाल है। बहुत सारे लोगों का यह भी सवाल होगा कि ये तो डील हो रही है ना, तो डील होने में क्या दिक्कत है? अब भारत फ्रांस से राफेल खरीद सकता है, भारत रशिया से S-400 खरीद सकता है, भारत इजराइल के साथ बहुत सारी करार कर सकता है, तो पाकिस्तान ने भी कर लिए, तुर्की ने भी कर लिए, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? दोनों में अंतर क्या नजर आता है? अगर आप क्या आतंकवाद के साथ हैं, अभी जो पूरा का पूरा उन्होंने, ठीक है आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं, हमने तो कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसे समय में जब एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है, आतंकवादी ने 26 मासूम लोगों का जान लिया है, और वे आतंकवाद के लिए पाकिस्तान खड़ा है। तो अभी पाकिस्तान आतंकवाद के लिए खड़ा है, उस पाकिस्तान को जो भारत से युद्ध करने के लिए आपने हथियार दिया है, यह चिंता, अगर पहले दिया होता, पहले भी उन्होंने सप्लाई किया है। देखिए जो अभी उन्होंने सप्लाई किया है वो ऐसा नहीं कि पहली बार किया है, उसके पहले भी सप्लाई किया था। उनकी अपनी अपनी 2 कंपनियां हैं, 2 जो ड्रोन की हैं। एक तो है इर्दोगान के दामाद की कंपनी है, जो कि MIT से पढ़ा हुआ है, और वहां पर अपनी कंपनी उसका 98% बेरफ्तार जो भी उसको कहे वो किया करता है, तो वो आगे से ही किए हुए हैं, और उस पर तो कभी भारत ने आपत्ति नहीं जताई। भारत वहां से पहले कभी इटली ने भी उन्हें हथियार दिया था, उन्हें जर्मनी ने भी ड्रोन दिया था, चीन देते रहा, बहुत ज्यादा नहीं बोला, लेकिन ऐसे वक्त में देना हथियार, ड्रोन देना, जो कि युद्ध के लिए एक बड़ा ही तनाव की स्थिति है, और आपको अपना मित्र क्या चुनाव करना है, और ऐसे देश को देना जो आतंकवाद के लिए लड़ रहा है, ना कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। इसका भारत ने अपनी नीति बड़ी घोषणा कर दी, मित्रों से मिल रहा है, वही नहीं किया। साथ साथ उसने भारत के जो कदम की भर्त्सना भी की, वहीं पर रुका नहीं, इसने हथियार ही केवल नहीं दिया, वो अजरबैजान और चीन, ये 3 कंट्री ने भारत का विरोध भी किया, भारत का जो पहल हुआ था उससे। हम आतंकवादियों को मारने जा रहे हैं, और आप आतंकवादियों को संरक्षण देने के पक्ष में बयान दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं। तो चिंता का विषय यह है, चिंता का विषय यह नहीं है कि कौन किससे व्यापार कर रहा है, व्यापार करते रहे ना, आप भी जाके मार्बल खरीदे, जो खरीदे, लेकिन जो हमारे खिलाफ खून बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, वो उस पर आपत्ति है। हाँ, मैं एक्चुअली बहुत सारी रिपोर्ट्स ऑलरेडी पढ़ रहा था इस डिबेट से पहले भी। मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया कि पाकिस्तान में जहाज तुर्की के उतरे हैं, और फिर उसमें से कहा गया कि ये तो रिफ्यूलिंग के लिए उतारे गए थे, लेकिन कहा गया कि उसमें से ड्रोन एकदम से भेजे गए पाकिस्तान को कि आप जंग में इस्तेमाल वही हुए हैं। कुछ ऑपरेटर भेज दिए गए तुर्की की तरफ से, जो ड्रोन भारत में अंदर आए उनमें कुछ तुर्की से आए हुए ऑपरेटर थे जो ड्रोन्स को ऑपरेट कर रहे थे। वो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी तुर्की की। गोयल सर, मैं आपसे एक और चीज जाननी चाह रहा हूं। आपने एक जिक्र किया था कि लोग ही ये डिसाइड करेंगे। देखिए, ये बाइकआउट वाली जो थ्योरी है या बाइकआउट वाले ऐलान है, हमने पिछले कुछ सालों में सुने हैं, कभी पाकिस्तान को लेकर और खासतौर पर चीन को लेकर, लेकिन स्थिति उस पॉइंट पर आकर रुक जाती है जहां पर सस्ता महंगा हमें दिखता है। क्या तुर्की के साथ भी वो स्थिति नजर आ सकती है, और खासतौर पर सेब को लेकर, संगमरमर को लेकर, कि बड़ी तादाद में अगर यहां नहीं आएगा तो यहां प्राइसेस एकदम से बढ़नी शुरू हो जाएंगी, किन्नौर के सेब से लेकर राजस्थान के पत्थर तक की। तो उसका मतलब यह है कि फिर सस्ता जहां से आएगा हम खरीद लेंगे, फिर हमें याद नहीं रहेगा कि तुर्की ने भारत के साथ क्या किया था, पाकिस्तान का कैसे साथ दिया था। हेलो, क्वेश्चन आपका जी गोयल सर, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अच्छा, मैं बताता हूँ। देखो, ऐसा है, ये जो बाइकाट वाली बात है, संगमरमर मार्बल जो है एक आजकल डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है। घरों में उतना नहीं लगता जितना पहले लगता था। तो उसका सब्स्टिट्यूट टाइल आ गई। टाइल इंडिया में भी बनती है, इटालियन पत्थर भी अपने यहाँ ज्यादा चलता है। तो ऐसा है कि जो भी चीजें, इसका जो सब्स्टिट्यूट है, सेब जो है सब्स्टिट्यूट, एक ड्राई फ्रूट भी आता है वहां से, ये ड्राई फ्रूट भी अपने इंडिया में ज्यादा हो सकता है। अफगानिस्तान से भी मंगा सकते हैं। अफगानिस्तान थोड़ा सा हमारे को पहले दुश्मनी थी, अब थोड़ा सा फेवरेबल आता है। जहां तक तुर्की की बात है, देखो, ये एनिमिकल तो हमारे JNK के ऊपर भी इसके ये पाकिस्तान का ही साथ देता रहा है। अजरबैजान वाली बात है, वो छोटा कंट्री है, सारी पॉपुलेशन 80 लाख की है,
उसके साथ क्या तो दुश्मनी करेंगे, क्या दोस्ती करेंगे। असली तो क्योंकि हमारी जो तुर्की के साथ जो लड़ाई है, लड़ाई नहीं मतलब जो नहीं बनती, दिलों में जो अंतर है, वो ओटोमन एम्पायर था 1600 में। जब हमारे यहाँ ब्रिटिश का राज था तो ओटोमन एम्पायर के साथ लड़ने में अपनी फौज भी थी। तो वो थोड़ा सा अगर पुराना लिंक करें तो तुर्की के साथ संबंध हमारे बहुत पुराने खराब हैं, आज के खराब नहीं है। लेकिन कोशिश करी हमने बार बार, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज का पार्ट था ये। और आज ये ठीक है, मुस्लिम लोग धर्म मानते हैं, प्रैक्टिकली आप जाके देखोगे तो आपको ये लगेगा ये यूरोपियन कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्री है ही नहीं, सारी चीजें वही हैं। लेकिन क्योंकि जो हम यहाँ इंपोर्ट करते हैं वो सारी वही चीज इंपोर्ट करते हैं जो वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, और उसका हमारे ऊपर कोई खास विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, पर लोगों को ही बायकॉट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इसके ऊपर बैन नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए चलते चलते एक आखिरी डॉक्टर राजीव आपसे मैं कमेंट लेना चाहूंगा। मैं बहुत सारी फ्लाइट्स देखता हूं जो इस्तांबुल होकर आगे बढ़ती हैं, क्या ये एयर स्पेस के ऊपर भी असर नजर आएगा इन रिलेशंस का? जी देखिए, रिश्ते तो बनते बिगड़ते रहते हैं, वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जिस तरह से अभी रवैया है, एक कटुता तो पैदा हो ही गई है ये तुर्की और हमारे रिश्ते के बीच में। और ये रिश्ता जो कटुता है अभी कुछ दिनों तक तो रहेगा ही, जब तक हमारी यादगार रहेगी। और वैसे तो हमारा पाकिस्तान से भी अच्छे संबंध हो जाते हैं बीच बीच में, वो अलग बात है, और चीन के साथ भी हो जाते हैं, बना लेते हैं। लेकिन लोगों के जहन में, लोगों के दिल में एक बड़ा ही उन्होंने एक बैड ऑप्टिक्स जिसे कहते हैं उन्होंने किया, कि जब पूरा देश आहत है, उसके 26 मासूम लोग की हत्या कर दी गई है, और भारत उसके खिलाफ खड़ा है, आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है, और एक ऐसा राष्ट्र जो आतंकवाद के लिए पक्ष में खड़ा है, और उस समय आप इस तरह की हरकत करते हैं। जी बिल्कुल। तो निश्चित ही उस पर अब आहत तो है, बाद में आगे क्या होगा नहीं होगा वो अलग बात है, कई परिस्थितियां बदलती है। लेकिन जो ऐसा कि समझ में आ रहा है कि अभी भारत के बाकी लोग भी बात करें कि हमारा जियो पॉलिटिकल किस तरह से एक परिवर्तन किया सकता है, ग्रीस के साथ हम जुड़कर उसे कुछ ना कुछ सिग्नलिंग करें, आर्मेनिया के साथ जुड़ जाए, साइप्रस को भी आप सपोर्ट करें, इस तरह से उसे भी थोड़ा आहत किया जाए। तो इस तरह की बातें चल रही है। अब इस तरह के बाकी जो उनके जो राष्ट्र जो उनके खिलाफ है, अगर हम उसमें प्रगाढ़ता बढ़ाते हैं और उनको मदद करते हैं और उनके लिए वो परेशानी पैदा करते हैं, तो ऐसी भी बातें की जा रही है। देखिए कहां तक हमारी सरकार इस चीज पर सोच रही है। जैसे आपने शुरुआत के दौर में कहा कि सरकार क्या सोच रही है, लेकिन जनता तो सोच रही है, लोग सोच रहे हैं। तो अभी सरकार के साथ तो रिस्पॉन्स आ ही रहा है, जनता का उससे कहीं ज्यादा अभी गुस्सा रोष है। हाँ बिल्कुल, मैंने स्टार्टिंग में वही जिक्र किया था कि कई बार सरकारें सीधे तौर पे इंटरनेशनल आपके रिलेशंस होते हैं उसको नहीं डिटेल कर पाती, या फिर इस तरह से सख्त आदेश नहीं दे पाते, लेकिन लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत कुछ कर देते हैं।